बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching News One Tonight with me सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल और सियासत के जो दावपेच हैं उनके हवाले से बात की जाएगी। इस वक्त बज़ाहिर ये तासुर आ रहा है नज़र और ये तज्ज़िया दिया जाता है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कि इस वक्त इदारे आपस में एक दूसरे के सामने, यानी कि पार्लियामेंट जैसा इदारा जिसे मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, वो और हमारा अदलिया के हवाले से देखा जाए तो एक आपने आमने सामने दोनों इदारों को हम देख रहे हैं। अदलिया के एक फ़ैसले के बाद, जिसमें मखसूस नशस्तों के फ़ैसले के बाद, जिसमें 11 जजेस के फ़ैसले की अगर बात की जाए, यूँ तो उसको 8 जजेस का फ़ैसला कहा जाता है, उसके ऊपर मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने का मामला जो था, उस पर जो कानून साजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई या हुकूमती बेंचों की जानिब से की गई, जो कि सेनेट से भी पास हो गई और उसके अलावा हम कौमी असम्बली से भी देखा कि उसे बासानी मेजॉरिटी से पास करा लिया गया। एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद, और उन्होंने कहा कि ये हमें रोकने की कोशिश की जा रही है और अदलिया के फ़ैसलों को जिसे कहते हैं कि ना मानने के हवाले से ये काम किया जा रहा है। लेकिन इसी तनाजुर में अगर हम बात करते हैं कि क्या इसको अदालतों में ले जा के दोबारा अदालतों को हम सियासी अखाड़ा बनते हुए देखेंगे, या फिर अदालत ने जिस तरह कहा था कि जी 15 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका मामले का तस्वीर का हल निकाल के सीटें उनको दे दी जाएं। बहस यहाँ पे आती है कि आर्टिकल 106, 63 एंड 51 को एब्रोगेट करने के हवाले से बात की। दो जो इख्तलाफी नोट हैं दो जजेस साहबान के, उसको अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कि जी इन आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। और साथ साथ एक बहस ये आ रही है कि जिस पार्टी ने इसमें पार्टी बनना पसंद ही नहीं किया केस के अंदर, वो पार्टी ही नहीं थी, और वो जिसमें ये शामिल हुए उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उनके सरबराह बजाते खुद एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे। तो ये बहस और ये तकरार जो है ये बढ़ते बढ़ते अब एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है, हम वो कहते हैं ना कि नाजुक मोड़, ये नाजुक मोड़ नहीं बल्कि एक कानूनी मोड़ बन चुका है, जिसके ऊपर बात की जाएगी। अता तारड़ साहब ने भी इसके ऊपर बातें की और उन्होंने भी इस हवाले से बात की। इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी के लिए इशारा दे दिया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जी फुटेजेस भी निकाली जाएं और जिस तरह मेरे साथ सलूक हुआ उसको भी देखा जाए, तो उस पर भी माफ़ी बनती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएगी। मैं वक्फा लेता हूं क्योंकि मैंने उसके बाद मेहमान शुरा का तारुफ कराना है। मैं लेता हूँ एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट तशरीफ़ रखते हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, मैं MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी राना ताहिर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना वक्त दिया। हमारी दूसरी साइड पे हमारे जो गेस्ट हैं उनमें डॉक्टर निसार जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आप तशरीफ़ रखते हैं, और हामिदुल मशरकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हुकूमती बेंच की तरफ बढ़ूंगा जनाब, क्योंकि असम्बली में भी जिसे कहते हैं कि शिकवा यही किया जा रहा है, स्पीकर साहब ज़्यादा वक्त जो है हुकूमत को देते हैं, अपोजिशन को नहीं देते, तो हम हुकूमत को ही वक्त देंगे, अपोजिशन फिर हमसे एहतजाज करेगी। पहले ये बताइएगा, ये कानून साजी इल्ज़ाम लग रहा है कि ये PTI के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बनाई गई है, जो तरमीम की गई है या जो एक करारदाद पास कराई गई है, तो क्या आपको नहीं लग रहा जुल्फ़िकार भट्टी साहब के इस वक्त इदारों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है? देखें आसिफ भाई, जो इलेक्शन एक्ट 2017 बना था उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बिल्कुल मुतफ़िका तौर पे इसका जो है पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और इलेक्शन एक्ट 2017 बना। दूसरी बात यह है कि आपको पता है पाकिस्तान का जो आइन बना है वो भी मुकद्दम है, उसमें भी किसी पार्टी को कोई इख्तलाफ नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, क्योंकि अब फ़ैसला आ चुका है, तो इस पे ये आप देखें, अगर आपका दिल मानता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो उस एक्ट के इलेक्शन एक्ट और आइन के मुताबिक है, यानी आइन और कानून के मुताबिक है, और उसमें आइन में और कानून में तरमीम नहीं की, जो कि देखें ना, अगर जजेस से भी गलती हो सकती है, तो अगर एक जजेस ने एक गलत फ़ैसला दिया है तो उसकी तशरीह करना और उस फ़ैसले को सही करना या उस फ़ैसले को पूरा मुकम्मल असम्बली में एक लेके आना, ये कानून साज असम्बली का अख्तियार भी है और उसका फ्रीज़ा भी है। हमने जो काम किया है उसमें आप मुझे ये बताएं कि क्या पहले आइन में या कानून में
یہ بات نہیں تھی کہ 3 دن کے اندر اندر آزاد امیدوار جو ہے وہ اپنی پارٹی جوائن کرے گا. لیکن سرکمسٹانسز اس میں اگر آپ نہیں دیکھیں کی بات کریں نا، الیکشن کمیشن نے سرکمسٹانسز ایسے بنا دیے تھے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں. میری اب چھوٹی سی بات سنیں نا. دیکھیں ہم اب قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ پہلے قانون اور آئین میں نہیں تھا؟ نمبر 2، کیا یہ قانون اور آئین میں تھا کہ آپ اگر ایک پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو وہ آپ پارٹی کو چھوڑ دیں اور دوسری پارٹی میں جوائن کر لیں؟ اور جس نے یہ پرے بھی نہ کی ہو. اور دیکھیں آپ کے جب فارم فل ہوتے ہیں نا جی، میں جج صاحب بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم فارم فل کرتے ہیں آر او کے پاس، وہاں پہ ایک خانہ ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا تعلق، آپ آزاد ہیں یا آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اور اس خانے میں آپ اس کو پر کرتے ہیں کہ میرا فلاں سیاسی جماعت سے. اور یہ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ جنہوں نے وہاں لکھا کہ ہم آزاد ہیں، نمبر 1، اور جنہوں نے اپنے وہاں پہ پارٹی کی وابستگی بھی نہیں شو کی. چلو سرٹیفکیٹ دینا، نشان لینا تو بعد کی بات ہے. ان کو بھی سپریم کورٹ نے حکم فرمایا کہ آپ جا کے سنی اتحاد کو جوائن کر لو، اپنا پی ٹی آئی کو جوائن کر لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کو کیا ہم نے کسی جبر کے تحت سنی اتحاد کو جوائن کروایا تھا؟ کیا کسی جج نے کروایا ہے، کسی اور نے کروایا ہے؟ انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں پہ بلے کا نشان چھینا گیا تھا، جس پر تو قاضی فائز عیسیٰ نے خود تشریح کی ہے کہ میری فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا، بلے کا نشان چھینا گیا. میری بات سنیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کی وہ اس کا ریلیف کا الگ ہے، اگر وہ ریلیف لینا ہے تو وہ لوگ آتے، وہ بتاتے، لیکن وہ تو آئی نہیں کورٹ. میں جج صاحب سے رپلائی لوں گا. جج صاحب، آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ جی 3 دن کے اندر آپ نے جمع کرانے تھے اپنے جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایسوسیٹڈ ہونے کا دعویٰ کرنے کا کہ جی ہم اس پارٹی کے ساتھ شامل ہوں گے یا ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فارمز کے اوپر جو آپ نے بھی الیکشن لڑا ہوگا اس پہ کیا لکھا، یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے. تو یہ کچھ کوشچنز ہیں جو کہ بار بار سنے جا رہے ہیں. تھینک یو آسم. اب یہ پوری ڈیٹیل ججمنٹ جو سپریم کورٹ سے آئی ہے نا، بھٹی صاحب نے جو مجھ سے سوال کیا نا، اسی سوال کی بنیاد پر ہمیں یہ سیٹیں ملی ہیں. ہوا کیا ہے، ہم الیکشن لڑنے گئے، میں نامینیشن فارم، میں ڈاکٹر نثار خود گیا ہوں، اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کا اوپر لکھا کہ میری پارٹی ایفیلیشن ہے پاکستان تحریک انصاف. اور وہ جا کر ہم نے آر او کو دی. آر او نے کہا جی سوری، آپ کی جماعت ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جماعت ہی نہیں ہے اور آپ نے ان کے نامینیشن نہیں لینے. لہٰذا پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اپنے نامینیشن فائل کیے. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اور یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. یہ دونوں چیزیں میں آپ کے پروگرام میں، اسی پروگرام میں کلیئر کرتا ہوں. جب پوری جب بیٹھے، پوری آپ کی جوڈیشری بیٹھی، جب انہوں نے سنی اتحاد ہم لوگوں نے ریزرو سیٹس کے لیے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی کہاں ہے؟ انہوں نے جی پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیا جماعت نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن نے کہا جی جماعت ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کے نامینیشن نہیں آئے، اور انہوں نے ہمارے نامینیشن سپریم کورٹ میں منگائے، ہمارے نامینیشنز دیکھے، اور جب ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لکھا تو انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو پاکستان تحریک انصاف پہ کیوں نہیں رکھا، کیوں نہیں ان کے نامینیشن ایکسیپٹ کیے. یہاں سے الیکشن کمیشن کی میلا فائڈی پکڑی گئی، جس کی بنیاد پر ججمنٹ میں ابھی دیکھیں ڈیٹیل ججمنٹ آنا باقی ہے. ابھی تو اختلافی نوٹ دو ججز کے ایڈاک ججز کے، میں اسپیشل یہاں پہ کوٹ کروں گا، ایڈاک ججز کی طرف سے اختلافی نوٹ آئے. وہ جب اس سرکمسٹانسز میں گئے، وہاں پہ الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کیا پاکستان تحریک انصاف جماعت ہے. تو انہوں نے کہا جی 39 ایم این ایز وہ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے پیپر جمع کرائے، آپ لہٰذا ان کو تو پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ دیں. اور جب یہ پری الیکشن ریگنگ آپ کی پکڑی گئی، اس بنیاد پر ججمنٹ دیکھیں. اب ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، وہ اپنی بتائیں گے کہ انہوں نے کیوں 15 دن دیے ہیں. وہ تو میٹر سپریم کورٹ کا، ہمارا تو میٹر نہیں ہے، وہ تو سوال وہاں پر اٹھے گا. انہوں نے 41 کو کہا کہ جی آپ اپنی ایفیلیشن دوبارہ کریں. چلے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ میں بلیو کرتا ہوں، میں پارلیمنٹیرین ہوں، میرا وہ ادارہ ہے، اس کی سپرمیسی پہ میں بلیو کرتا ہوں. حکومت نے اس میلا فائڈی کیا کی کہ اس کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری سیٹیں 26 سیٹیں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہیں،
انہوں نے ایک نارمل بزنس ڈے پہ جو ہے وہ لا کر اس کو اس لیجسلیشن کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے گئے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایم کیو ایم نے کہا کہ جی سوری ہم سے نہیں پوچھا گیا. پاکستان پیپل پارٹی کے 4 ایم این ایز اس کے ممبر ہیں, چاروں ایبسنٹ. جے یو آئی انہوں نے ریفیوز کیا. نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ہمارے ممبر تھوڑے تھے, 6 ممبر تھے, نون لیگ کے ووٹ سے یہ لیجسلیشن انہوں نے اپروو کر کے ہاؤس میں لا کر کل وہاں پر سارا بزنس بلڈوز کر کر اسپیکر صاحب نے اناؤنس کر دیا. آپ قومی اسمبلی کی بات کریں, قومی اسمبلی کی بات اور سینٹ میں, اس کے بعد سینٹ میں گیا. ابھی دیکھیں ابھی تو یہ پریزیڈنسی کے پاس گیا ہوا ہے, ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ وہاں پر سائن ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ تو ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی, اگر وہ ہو جائیں گے تو اگر یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے قانون سازی کر لی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کیا آپ کو یہ تاثر لگ رہا ہے؟ پاکستان کی میں آگے بڑھنا چاہوں گا. پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ بلیو رکھتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ قانون بنانے والے, ایک قانون کی تشریح کرنے والے, میں کہتا ہوں کہ اگر جو انہوں نے کام کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت اس وقت بیٹھی ہے 92 سیٹس کے ساتھ, ہمارے رائٹ کو سنپ کر کے اگر یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ ہم بلیو کرتے ہیں اور ہم نے تو جی سپریم ادارہ سمجھ کے یہ کام کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی ہمارے ساتھ بھی کی, عدلیہ کے ساتھ بھی کی, اور 2 اختلافی نوٹ کے اوپر ان لوگوں نے یہ ساری لیجسلیشن لا کر کے اور ایک ٹکراؤ کی طرف لے گئے. اور دوسری بات, آئین اور قانون کی بات وہ شخص کرے جس نے آئین کا تحفظ کیا ہو. گورنمنٹ آف پنجاب, کے پی کے حکومتوں کا 90 ڈیز میں الیکشن ہونا تھا, تباہ برباد کر کے آئین کو ہاتھ میں پکڑا دیا. رجیم چینج آپریشن کے بعد آج تک کی اگر آپ سیاست کو اٹھا کے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کی تاریخ میں اس طرح حکومتیں لینا, اس طرح کرنا, اور آج تک جو ظلم اور جبر کے پہاڑ یہ پاکستان تحریک انصاف پہ توڑ رہے, جو کہ ان کا پورا زور لگ گیا ہے, ہم ٹوٹ نہیں رہے. میں اس پہ مزید آگے کچھ عمران خان صاحب نے جو بیانات دیے ہیں, بانی پی ٹی آئی کے جو بیانات ہیں آج پریس ٹاک میں, پھر انہوں نے کچھ انکشافات کر دی, اس پہ بھی بات کروں گا. رانا طاہر صاحب, 2 اداروں کا آمنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ, ایک قانون بنانے والے, ایک قانون کی تشریح کرنے والے, اور بات وہی آتی ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چیلنج کریں گے, اور جو چیئرمین اس وقت کے ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا ہے, اور اس کو میرے خیال سے دائر بھی کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں عاصم صاحب, بات یہ ہے کہ آئین کی بات کرتے ہیں سارے لوگ, آئین کی دیکھیں بالادستی آئین کی ہوتی ہے, تمام ادارے آئین کے تابع ہوتے ہیں, خواہ پارلیمنٹ ہو, خواہ عدلیہ ہو, سب ادارے آئین کے تابع. بدقسمتی سے آئین کے ہی تابع نہیں ہیں سارے, اس پر عمل نہیں ہو رہا. آئین کی اس شق کو, پورے آئین کو معطل کرنا بھی وہی جرم ہے جو آئین کی ایک شق کو معطل کرنا جس طرح جرم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عدلیہ اور مسلح افواج کی تضحیک نہیں کی جا سکتی؟ ہمارے سیاستدانوں کا جس کا جب دل چاہتا ہے ان اداروں کی تضحیک شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اسی طریقے سے کیا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جب قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا رات کو 12 بجے عدالت لگا کر, تو محترم شہباز شریف صاحب نے کس طرح بندیال صاحب کی شان میں قصیدے کہے تھے اور سپریم کورٹ کی شان میں قصیدے کہے تھے. اس وقت وہ سپریم کورٹ اچھی تھی کہ رات کو 12 بجے کھول کے انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو اور اسمبلی توڑنے کو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی آئین کے مطابق تھا جو انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا, اور سپریم کورٹ کا جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کرانے کے حوالے سے فیصلہ تھا بندیال صاحب کے بنچ کا, وہ بھی آئین کے مطابق تھا. ابھی بھٹی صاحب محترم نے بات کی ہے 3 دن کی کہ قانون میں لکھا ہوا ہے, وہ قانون ہے, آئین قانون سے اوپر ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے 90 دن میں. نہ آپ نے قومی اسمبلی کے الیکشن 90 دن میں کرائے, نہ آپ نے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 90 دن میں کروائے. بات یہ ہے عاصم صاحب, ہم سب کو تھوڑا ٹھنڈے دل سے جائزہ لینا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ہمیں اپنی انا کے خول سے باہر نکلنا چاہیے. تازہ مثال بنگلہ دیش ہمارے سامنے. اس طریقے سے دیکھیں, بات سیدھی سی ہے کہ بات چیت لوگ جو ہیں, آپ اسی ملک کے شہری ہیں نا سارے, اس ملک کو آگے بڑھنا ہے اور سب کو اپنی انا سے باہر نکلنا چاہیے. اداروں کا جہاں تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, آپ اس کے خلاف ریویو پٹیشن میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, ریویو میں دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. سپریم کورٹ, میں بھی قانون کا ایک ادنا طالب علم ہوں کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ
सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए तब्दील नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको आइनी तरमीम की ज़रूरत होती है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है साहब अपने सियासतदानों से भी कि हमें देखें इदारों का एहतराम करना चाहिए, पार्लियामेंट का एहतराम भी होना चाहिए, अदलिया का एहतराम भी होना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान का एहतराम भी होना चाहिए। इस हवाले से अगर हम सिर्फ ये कहें कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, सब ने बहुत कुछ कहा हुआ, उसको एक तरफ रखते हुए अब हमें आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका डायलाग होता है, मुज़ाकरात से। अगर दो दुश्मन मुल्क आपस में जंग के ख़ात्मे के लिए बातचीत कर सकते हैं तो एक ही ये हकीकत है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम की हमायत एक बड़ी तादाद की हासिल है। इसी तरह हुक्मरान जमातें जो हैं वो भी माजी में भी हुकूमतों में रहीं, अब भी हुकूमतों में रहीं, वो भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसमें कोई नहीं, दूसरी राय नहीं। ये जो है कि अगर हम कह दें कि नहीं जी सारे PTI वाले जो हैं वो भी दहशतगर्द हैं, या सारे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो मुहब्बे वतन नहीं है, तो ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी। हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और इस मुल्क को मुआशी तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए। देखें, मईशत सबसे इम्पॉर्टेंट है, मईशत अगर ना हो ना तो मजबूत तो मुल्क नहीं चल सकता। इसके लिए सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। माजी में अगर हम कहेंगे ना कि जी फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया, इसमें आप किसी को इस्तिस्ना नहीं दे सकते कि फ़लाँ पार्टी ने ये नहीं किया। इसमें सब ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, अपने हिस्से का हिस्सा, खा वो PTI हो, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, खा पीपल्स पार्टी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो उस दिन क्या ऊधम नहीं मचाया गया इस मुल्क में। वो सारी चीज़ें जो है ना, देखिए माजी को दफन करना होगा अगर आगे बढ़ना है। अगर आप माजी को कुरेदते रहेंगे ना, आप देखें, मैं एक बात आपको सीधी कहता हूँ, ये बात कोई नहीं कहता, मेरी ये सोची समझी राय है कि पाकिस्तान में कभी भी मार्शल लॉ बिला जवाज़ नहीं लगा। ये बात कोई नहीं कहता खुलकर आकर। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी उसमें 300 से ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर शहीद हुए थे। पूरा मुल्क मार्च से जुलाई तक जिस तरीके से जाम हुआ था, वो इसी तरीके से बाकी जो मामलात हैं उसमें क्यों आप मौका देते हैं? आप मिल बैठकर सारे लोग इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, आगे जाएं। यानी अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हक में इफ्तिखार चौधरी साहब फैसला दे दें कि ये आइन में तरमीम का इख्तियार भी देते 3 साल के लिए, ठीक है, तो वही फिर इफ्तिखार चौधरी साहब हम उनको हीरो बनाते हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब को हम विलन बनाते हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब तो गलत थे, इफ्तिखार चौधरी साहब ठीक हैं। यानी जो बंदा परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ था उनको जो इख्तियार ही नहीं था, तो आइन में तरमीम का इख्तियार देते हैं, उनको तो हीरो बना दिया जाता है। इसी तरीके से देखें, अगर फिर जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा सुनाई गई और उनकी मौत के बाद उस फैसले को जिस तरीके से बरकरार रखा गया, ये कोई मैं समझता हूँ कि अच्छा काम नहीं था। अगर आपने ये काम करना है तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो जज थे, जो सियासतदान थे, जो बाकी लोग थे, आप सबको सजाएं देते। फिर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि कहते हैं कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल थे, इफ्तिखार चौधरी साहब। फहरान साहब इस पर मजीद बात करता हूँ। हामिद साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं? इस वक्त बांग्लादेश की भी बात की जा रही है, यूके के अंदर खुद अपने हालात हमने देखे हैं कि इस वक्त एक 2 फरीकों के दरमियान, जिसमें मुसलमान और वहाँ के जो और ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो मामला शुरू हुए, जो कि फ़लस्तीन के मामले से शुरू हुए थे, ये मामलात कहीं जाके रुकते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ख़ास तौर पर ये इदारा जाती जो मखासमत नज़र आना शुरू हो गई है, इसको कैसे देखेंगे आप? बहुत शुक्रिया आसिम। बात यह है कि मैंने एक जुमला कहा और वो मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा एक चैनल पे और अच्छा भी लगा। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि खुदारा पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर अदलिया की बेतौकीरी ना करें। अदलिया की एक अपनी तौकीर और तकरीम है, पार्लियामेंट की अपनी बालादस्ती है। हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि जिसका हमने देखा जिस अंदाज़ में सूबाई इंतखाबात डिले किए गए, जिस अंदाज़ में अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर अपनी मर्ज़ी से पसंद किए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से तनकीद की जाती है। सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि तमाम इदारों में ये बात अंडरस्टैंडिंग करना मुश्किल हो गया है कि आपने अपने अपने दायरे में अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना है और एक दूसरे का एहतराम करना है। आज जो काम पार्लियामेंट कर रहा है इस बात के ऊपर, जैसे अभी भट्टी साहब ने भी कहा, मैं हैरान होता हूँ कि जी हम अदालत के गलत फैसले को ठीक करने जा रहे हैं।
मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही करने के लिए कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू लिया जाता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू लिया जाता है, अगर वहाँ तसल्ली ना हो तो फिर जुडिशियल रिव्यू लिया जाता है, अगर वहाँ तसल्ली ना हो तो फिर आखिरी हल होता है द प्रेसिडेंशियल राइट ऑफ टेकिंग द पार्डन और विच एवर डिसीजन। पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ाया जाता है जब ये बात की जाती है कि यार आपके मुल्क में एक जानिब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी 90 दिन से इलेक्शन आगे नहीं जा सकता, आपके यहाँ वो भी हो जाता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी कि किसी भी हालत में कोई डिक्टेटर टेक अप नहीं कर सकता, आपके यहाँ वो भी हो जाता है। यहाँ पर मैं राना साहब की बात से एग्री करता हूँ। मैंने किताब लिखी है वाई डेमोक्रेसी फेल्स इन पाकिस्तान, और उसके अंदर सिर्फ एक बुनियादी बात समझने की है, वो ये है कि बदकिस्मती से तमाम जगह पर हम सोचते हैं कि एक अंदाज को ब्लेम करें, बदकिस्मती से हमारे सियासतदान एक वैक्यूम क्रिएट करता है। उस वैक्यूम की बिना के ऊपर जो दूसरे मुक्तदर हल्के होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं इंटरफियर करना। ये बदकिस्मती की बात है। मैं किसी भी हालत में डिक्टेटरशिप के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आज अब जो कुछ हो रहा है, मैं बदकिस्मती से जब टीवी देखता हूँ, हमारे यहाँ टीवी चैनल्स के ऊपर एक बयानिया बनाया जाता है। हुकूमत का बयानिया ये होता है जी कि सब कुछ गलत हो रहा है, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाला हर फैसला गलत है। इससे पहले एक बात बड़ी हम देखते थे कि यार जो भी फैसला आएगा अदालत का, हम उस पर सरे तस्लीम खम करेंगे। और ये इसके आने से पहले इन्होंने कहा था कि अब ये जुमला जो है ये सुनने कोई नहीं मिलता। अब ये कहा जाता है आसिम भाई, अब ये कहा जाता है जी फैसला आएगा तो देखेंगे हमने क्या रिस्पॉन्स करना है। यानी कि आप फैसले के ऊपर ये डिसाइड करेंगे। लेकिन कानून में इसको चैलेंज करने का हक तो मौजूद है, लेकिन कानून साजी जो है ये एक बहुत बड़ा मामला है। कानून साजी 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं की तरफ जाऊंगा हमें साहब, और इस पे मजीद आगे गुफ्तगू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इदारा जाती मखासमत की जब बात की जाती है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट हाउस का हम देख रहे हैं सिलसिला, तो कानून की तशरीह और कानून बनाने वालों के दरमियान एक जिसे कह सकते हैं नुक्ते के ऊपर ये मामला सामने नज़र आ रहा है, जिसमें मखसूस नशिस्तों को देने की बात की जा रही है। लेकिन इसमें जो राना ताहिर साहब ने भी गुफ्तगू की, उसको भी मद्देनज़र रखें तो बात वही आती है कि कानून के दायरे से कोई बाहर नहीं है, और हर इदारा अगर अपने कानून के दायरे से बाहर बालादस्त होकर समझ के कोई काम करता है तो वो भी, अभी मिसाल रिसेंट हमारे सामने है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने के बावजूद वहाँ पे हंगामा रही, मतलब हुकूमत की एक हटदर्मी थी बांग्लादेश में, और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, और उन्होंने रज़ाकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन स्टूडेंट्स के लिए। तो 2 माह में स्टूडेंट्स ने, जिसे कह सकते हैं कि हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमने हसीना मान जाएगी तो सुना था, लेकिन हसीना भाग जाएगी नहीं सुना था। जिस तरह वो फरार हुई, हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट विद आसिम रज़ा। जुल्फ़कार भट्टी साहब, बात आपसे शुरू करूँगा दोबारा। आर्गूमेंट्स आपने सुने, हमारे मेहमान जितने भी हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी। किंग कैन डू नो रॉन्ग, बरतानिया में बादशाहत के हवाले से ये बात की जाती है, बट लेकिन उसके साथ ये भी कहा जाता है कि वो एक औरत को मर्द और मर्द को औरत डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर कानून का आप पढ़ते हैं या आपने तारीख पढ़ी हो तो ये हमने अपने बुक्स में कानून में पढ़ा। आसिम भाई बड़ी खूबसूरत बात की है, राना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। ये बात तो यहाँ से शुरू होती है कि हर इदारे को अपने डोमेन में काम करना चाहिए। और आप कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला हो जाता है तो आपको आइन और कानून ये अख्तियार देता है कि उस फैसले को डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने जनाब फरमाया कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब वहाँ पे आइन में तरमीम की इजाज़त भी परवेज़ मुशर्रफ को दी 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इम्यूनिटी थी, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही थी। मेरी बात समझ, ये जस्टिस मुनीर से लेके मेरी अर्ज सुन, मेरी यार से ये पीसीओ एक मिनट मेरी अर्ज सुनो, पीसीओ जजेस का टैग इसलिए उन पे मेरी अर्ज सुनो, मेरी आप अर्ज सुन लें, मेरी आप अर्ज सुन लें। मैं ये देखे ना, हम भी अदालतों को मानने वाले हैं। मुझे पिछले इलेक्शन में सब लोगों को पता है, जज साहब को भी पता है, मैं 3.5 साल अदालतों के धक्के खाता रहा हूँ। मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए। मेरी अर्ज सुनो, आज ये मेरे भाई पीटीआई वाले कहते हैं ना कि जी बड़ी ज़्यादती हुई, इलेक्शन रिग हुआ, फलाना हुआ, ये चीज़ें हमने 2018 में बोलती। मेरी बात सुने ना, अब 2 मिनट, 2 मिनट मुझे दे, दोनों गलत है। आप मेरी बात तो सुन लें। अब देखें, मैं आपको बताऊं,
उस वक्त तो ये था कि जी आपकी कारटिप करना भी जायज़ है, उस वक्त तो ये था कि एक पेज भी जायज़ है, उस वक्त तो ये था कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करती है, उस वक्त तो ये सारे इदारे आपको अच्छे लग रहे थे, मेरे दोस्तों को, पीटीआई को। अब जनाब आप अपना फ़ौज को भी गाली निकाल रहे हैं, अब आप जनाब ये कहते हैं कि टेप करना जो है ये बड़ा गलत काम है, अब आप कह रहे हैं कि जी एजेंसियों का रोल बड़ा, अदालत कह रही है ओ भाई ये एक अदालत ओ भाई का केस चल रहा है नहीं इसके ऊपर। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ ना, मेरी आप बात सुनो। अदालत ने भी कह दिया मेरी आप बात सुने ना, इस वक्त देखो भुट्टो वाला केस आया, फिर अदालत मुझे जवाब खुद देने दीजिए फिर एक मिनट, फिर अदालत ने ही उसको उसकी करेक्शन की, फिर नवाज शरीफ साहब वाला नाली वाला ताहियात केस है उसकी भी उसने करेक्शन की, फिर जनाब मैं आपको बताऊं एक और हमारे साथ ज़्यादती हुई कि हमजा शहबाज वाला केस आया, वो भी आइन से आगे निकला। देखिए आप मुझे बताएं, एक इदारा, मेरी बात सुन, जब से पाकिस्तान 10 साल शहबाज शरीफ आप वज़ीर मेरी- आला रहे स्टे सर ऑर्डर देखें के ना, ऊपर। सर देखें एक आप इसका क्या जवाब दें? सर मैं तो कह रहा हूँ गलत है, आप ये लाइव कहते हैं कि बिल्कुल गलत कहता था? हूं। मैं कहता हूँ मेरी बात सुन लेना, 10 मेरी आप साल बात सुन हुक्मरानी ले कर लें भाई, इसके मेरी आप ऑर्डर बात तो सुन लेना। मैं कहता हूँ जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अगली बात आप यही तो कहना चाह रहे हैं। वो है, ये नहीं मैं बात कर रहा, मेरी आप बात सुने। मैं यही कहता हूँ कि किसी के हक में हुआ या किसी के मतलब यानी के खिलाफ हुआ, मैं यही कहता हूँ कि जो आइन से बालातर को फैसला है वो बेशक कोई भी करे, बिल्कुल वो ठीक नहीं है मेरी अब आप देखें ये कौन सा फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया मेरे भाई, अभी मेरे अगले फैसले तो हम एक मिनट में पाकिस्तान करते हैं एक ना। मिनट बाद एक मिनट। नहीं मेरे पाकिस्तान में पॉलिटिकली जो स्टेबिलिटी है उसको हर बार हुकूमतों को हटाना छोटे छोटे तरीकों से करना, मेरी बात वो 58 58 भी हट गई और ये अभी चल रही है। अगली बात सुने मेरे भाई अगली ने बात में आसिफ भी कह देने भाई प्रोग्राम का टाइम नहीं जज साहब ने कहा कि जी ये आइन में, हालांकि ये तो इतना प्रोसेस करके एक हफ्ता या 10 दिन के प्रोसेस में ये हुआ, मुझे वो दिन भी याद है जब पीटीआई ने 51 बिल्स 51 बिल्स असेंबली में एक दिन में पास किए थे, 51 बिल, उस दिन वो प्रोसेस ठीक। सादिक संजरानी का मेरी बात सुनो, वो उस दिन वो सारा कुछ उसकी ठीक मिसाल भी था। हमारे साथ मुझे है। मेरी उस दिन आप क्या हुआ असेंबली था? में तकरीर सुन लें मेरी, ठीक है, जज साहब जो उस दिन मौजूद थे या नहीं, मैंने यही कहा था कि खुदारा हमें पॉलिटिशियन को, अब पता है कि अभी आप पॉलिटिक्स के गुनाह गिन रहे हैं, आपको भी ये हिम्मत नहीं है कि आप उन इदारों के बारे में मैं जज साहब की तरफ जिन्होंने पाकिस्तान इसका रिप्लाई लेता हूँ, इसको मजीद आगे। जज साहब आप क्या रिप्लाई करेंगे? क्या सेनेट में जो संजरानी साहब का तो आपकी लीडरशिप पैदा की। भाईजान, जो मैं आपको बात बताऊं, संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था, सर मैं आपको बताता उसको हूं, तो आप लोगों ने सर, बुरा सर, नहीं माना था। मैं आपको बताता हूं, देखें असल में प्रॉब्लम क्या है, एक टर्म यूज हो रही है आजकल, हमने सबक नहीं सीखा। चले आप ऐसा कर लेते हैं, मैं समझता हूं कि आप कह लें कि चले इमरान खान सारा ही गलत था, पहले ये तय कर ले सबक पढ़ाने वाला ठीक है? कौन है? एक मिनट मेरी बात सुने। चले एक खान के दौर को निकाले ना जरा बाहर, 3 बार नवाज शरीफ साहब निकाले गए, मतलब कि गुजरांवाला में जलसा, बाजवा को गालियां, ये टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का, कि आप वोट को इज्जत दो का नारा मारकर 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से फरार हो गए। आप बाद में आते हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आते हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, तराने रो रहे हैं, कबूतर, सारा ड्रामेबाजी करके फिर आप 9 मई के वाक़े को अपना एक्चुअल बयानिया छोड़कर 9 मई के बयानिए को आप लेकर इलेक्शन में जाते हैं और फिर इलेक्शन में आप वो जुल्म और सितम करते हैं कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान में मिलती नहीं है। उनके साथ तो हुआ यार मेरी बात सुने आसिम, यही पॉइंट था, ये मौका नवाज शरीफ ने अपने हाथ से गवा लिया। वो अपने वोट को इज्जत दे देता, वो स्टैंड कर जाता इस मौके पे, इस पे, तो खुदा की कसम आज हम शायद कामयाबी की इन सीढ़ियों पे। अब यार होना क्या है आसिम, हम आपस में बैठे हुए हैं, कल हमने कहना कि यार तुम लोगों ने नहीं हमारे साथ ये किया, और ये चेयर तो ये ग्रीड चलती रहेगी, ये चलती रहनी है। इसको रोकने के लिए कदम किसने बढ़ाना तो था? आगे बढ़े, अब ब्रेक तो मारे, आगे कैसे बढ़े? उस वोट को इज्जत दो का क्या करें जो नारा मार के फिर वही हरकत सनात करनी थी, तो फिर दफा मारें, फिर ये लड़ाई ठीक है,
پھر اس پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے جو ہم حرکات و سنات کر رہے ہیں نا, ملک کہاں جا رہا ہے, تو پھر میرا کیا تو بھائی ہے. ملک بچانے کے لیے نا, اگر آپ یہ سمجھیں کہ شہباز شریف آ کے اسپیچ کر لے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ رام کہانیاں نہیں سنانی. یہاں پر اگر گرینڈ ڈائیلاگ کرنے نا تو نواز شریف صاحب کو میں بٹی صاحب افسوسناک بات ہے, مستی کھیل ٹائپ کی آواز جو اگر آپ کے اسمبلی میں جو کچھ انہوں نے فرمایا, مستی کھیل صاحب کے ساتھ جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جو کچھ انہوں نے بولا اپنا وہ جو اپنا کر رہے ہیں, مطلب 41 ہے تو اگر وہ 41 کی کیٹیگری میں آ گیا, پہلے 45 اور 47 کا سیاپا, اب 39 اور 41 کا سیاپا, ان کے گھروں میں پھر چڑھائی کریں گے. یار ہم لوگ پولیٹیکل فیملیز ہیں, ہم کو ایک دوسرے کو شرم نہیں چاہیے اس بات پر, ہمیں نہیں سوچنا پڑے گا اس ہاؤس میں, ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں حاجی امتیاز کا اسپیکر صاحب سے پوچھا جائے نا, حاجی امتیاز کو زمین کہا گئی. یار ایسا مقدمہ جو آپ ایک کرمنل آدمی کو مرڈر کرنا جائے نا, تو اس طرح کا مقدمہ بناتے ہیں کہ جی وہ پولیس کے ہاتھوں سے چھوڑ کے اور بھاگ رہا تھا, ہم نے پیچھے سے گولی مار کے مار دیا. یار آپ یہ پارلیمنٹرین کے ساتھ رویہ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سبق سیکھ چکے ہیں. آپ لوگوں نے نہ سبق سیکھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے. اور ہم آپ کے پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے مذاکرات کی حد تک اگر عمران خان صاحب اپنا یہ فورم یوز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ براہ راست فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, میں اس حد تک ان کو کہوں گا کہ بالکل وی اسٹینڈ ود یو. تو ابھی صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ جی زمان پارک پہ پیٹرول بم مارے تھے ہم نے, اس سے آگے سر جی نہیں کہا, آپ کو کسی نے غلط رپورٹ, میں نے ساری اسٹیٹمنٹ پڑھ لی ہے, میرے پاس ہے, کوئی بات نہیں کی ہم نے مارے پیٹرول بم. یار ہم کو کیا سمجھ رہے ہیں کس نے دی تھی, وہ بھی صاف آ جائیں. سر دیکھیں 9 مئی بلنڈر تھا پاکستان کے ساتھ, ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسے واقعے کو, ایسے سانحے کو, واقعہ بھی نہیں یہ سانحہ ہے پاکستان میں, لیکن یار اس کی ٹرانسپیرنسی کی کون گارنٹی دے گا, ہم ان سے مانگیں گے, یہ اس کے بینیفیشریز ہیں. ہمارے گھروں پہ چلے, میں 9 مئی میں ملوث نہیں ہوں, آئیں رکھیں قرآن شریف بیچ میں ہاتھ رکھتا ہوں کہ میرے جوں تک کو بھی نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہوا 9 مئی کو, مجھے کس بات کی سزا دی گئی, کیوں ایف آئی آر میں رکھا گیا, کیوں میرے اوپر ظلم کے پاڑ توڑے گئے, کیوں میرے گھروں میں گھسے. یار یہ لوگ الیکشن کو ہائی جیک کرنے کے لیے ڈرامہ بن گئے, ٹھیک ہے وہ یار یہی سے گل ہے نا. پھر جج صاحب میں کہن بھی تو صحیح دیا نا, سبق ہی سکھ لیندے چودھری آپاں, اینی گل سی. شاعر کہتا ہے کہ سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. یہ پاکستان کی سیاست دانوں کی بڑی ٹریجڈی, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, کمزوری ہے. ہم کاندھا ڈھونڈتے ہیں سیاست میں اقتدار میں آنے کے لیے. یار یہ کاندھا لینا چھوڑ دو, عوام کے ووٹ کو عزت نہیں اس کو تحفظ دو. آئین آپ کا شروع ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ ڈبے میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. اگر آپ کے ڈبے کو نہیں پتا کہ میرا ووٹ گیا کا, تو یار کیسے پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن جج صاحب یہ بھی تو افسوس آگے بڑھنے کے لیے سر جی سب کو پہلے تو اپنی جماعت میں ڈیموکریسی لانی ہوگی اور کھل کے بات کرنی ہوگی کہ اب وہ اسٹینڈ کہاں ہے. یہ نہیں ہوگا سبق سب کے لیے ہے, یہ سب کے لیے, ہمارے لیے آپ کے لیے بھی ہے, پیپل پارٹی سب کے لیے. یہ پارلیمنٹ سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ 2014 کا دھرنا کس کے اشارے پہ دیا تھا. اصل میں نا اچھا پھر اس میں میں پوچھنے پر آیا, پھر کتنوں کا جواب دیں گے یار آپ. نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے, شہباز شریف صاحب وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مریم بی بی صاحب کیا کرتے رہی ہیں, خواجہ آصف کیا کرتا رہا. اب ہم جواب میں یہی کہہ رہا ہوں, اب لڑائی سے نکلنا ہوگا. یہی کہہ رہا ہوں, بات ختم کروا دی تھی کہ اس میں نا سارے ایک ہی ایسے ہیں, سب شریک ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اس میں بات ساری یہ ہے کہ اپنی حصہ بڑا جسہ ڈالا ہے سب نے اپنا, اپنی جماعت میں جمہوریت لے کر ہیں اور کھل کر کہیں کہ ہم آئین کے پابند ہیں, اور اس پارلیمنٹ میں وہی آئے گا جس کے ووٹ کو تحفظ ہے. اچھا آصف بھائی ایک منٹ صرف ایک سیکنڈ دیکھیں, جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی ہم نے کہا کہ مساق کے یہ اپنا معیشت کریں ہم اس وقت معیشت, جی وہ اس کے لیے ہم نے جمہوریت کا کیا ہوا. نہیں میری بات سن لینا. اس وقت شہباز صاحب نے اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کہا تھا پرائم منسٹر صاحب کو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. جب ہم حکومت میں ہم نے کہا کہ اپوزیشن میں ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیکن یہ جو باتیں اب ہو رہی ہیں, اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پالیٹیشنز کو اپنے ان چیزوں کو خود ہی بیٹھ کے حل کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بچے نے کہا تھا کہ آپ کے سینئر رہنما نے یہ بات کی ہے, دستگیر صاحب نے, خرم دستگیر صاحب نے میرے پروگرام میں, کہ میاں صاحب کی اس طرز حکمرانی کے اوپر شدید تحفظات ہیں, بجٹ کے اوپر بھی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ تو اس حق میں نہیں تھے کہ حکومت لی جائے, نہ پچھلی نہ یہ والی,
तो फिर शहबाज शरीफ साहब के पीछे कौन सी फोर्स है कि जो चाह रही है कि जी इस हुकूमत को इसी तरह चलाया जाए और ये सारे ये नहीं हो मामला सकता कि देखें मेरी बात सुनो, पार्टी देखें पार्टी के एक फैसले के मुताबिक ही मियां साहब नहीं सर नहीं आप दस्तगीर साहब बड़ा क्लिप जुल्म चला है। दें। मैं आपके क्लिप चला दें। अपने मैं आपके इस प्रोग्राम में आपके इस प्रोग्राम में मैं हमदर्दी करता हूँ, मैं हमदर्दी करता हूँ नवाज शरीफ के साथ के उस बेचारे का बयानिया दफन करके अब उसका जनाजा रह गया, वो पढ़ लो यार, उस बयानिए का जनाजा रह गया है। वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा अवाम ने किधर गया? भाईजान अवाम ने 9 फरवरी को आप 9 जब अगले मई का इलेक्शन को बयानिया देखेंगे कि अवाम 9 क्या मई चाह का रही है, बयानिया छोड़ो दफन इस कर बात दिया। को, ये अब आप हिम्मत अवाम करें। का दे बात ये है मैं वक्फा लेता हूँ प्लीज़, मैं वक्फे के बाद इस मजीद बहस को आगे लेके चलूंगा। मैं लेता हूँ ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। मैं राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। बानी तहरीक इंसाफ ने मशरूत माफ़ी मांगने की बात की है, लेकिन जो शराइत रखी हुई हैं मशरूत मतलब जो बातें हो रही हैं उसमें वो कहते हैं ना मेरी तरफ ना ही समझो, वो वाली बात आ जाती है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है या फिर जो उनके जो इस वक्त बयानिए को वो लेके चल रहे हैं उसके पॉपुलर होने की वजह क्या है? और वो लोग जो कि उनके पीछे एक ब्लाइंड फोल्डेडली मतलब आंखें बंद किए बगैर, चाहे इमरान खान साहब साफ़ियों को ये कह दें कि हाँ ज़मान पार्क में तो पेट्रोल बम मारे थे, बाकी जगहों का मुझे पता नहीं, चाहे वो ये कह दें कि GHQ पे हाँ मैंने कॉल दी थी, जिस तरह भी निसार जट साहब कह गए, कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन वो दोबारा क्वेश्चन करने के बावजूद उन्होंने ये बयानिया दिया था। आप क्या कहते हैं? देखिए आसिम साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे ना कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ ने क्या किया फ़लाँ ने किया, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इस हमाम में अगर देखेंगे तो सभी नंगे हैं। किसी न किसी ने अगर ये 9 मई वाला वाक़या निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे हमले वाला वाक़या निकालेंगे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन और अगले दिन वाले वाक़यात निकालेंगे, तो ये देखें असल जो चीज़ है, बात मैंने पहले गुजारिश की आपसे कि बुनियादी हमारे लिए सबसे अहम दस्तावेज़ जो है वो आईने पाकिस्तान है। नो डाउट, ठीक है। पहले तो सब जमातों को इस एक वन पॉइंट पे आ जाए ना कि जी हम आईने पाकिस्तान की पासदारी करेंगे, खा वो PTI हो या PMLN हो। मैंने उसमें एक मोटा नुक्ता आपको बताया कि आइन में ये किसी वजह से लिखा गया ना, अफवाज पाकिस्तान जो होती हैं वो पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है। जब आइन में ये चीज़ लिखी गई कि अदलिया और अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक नहीं की जा सकती, तो जो बंदा भी ये दोनों में से किसी की तज़हीक करता है, मेरी नज़र में वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है। इस पे आप माजी को एक तरफ रखते हुए तमाम सियासी जमातें बैठें और ये अहद करें कि जी हम ये हमारे अदारे हैं, हम इनकी तज़हीक के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे और जो भी करेगा उसको आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब समझा जाएगा। कब नहीं हुई मेरी तो बात आपने भी बयान किया। मैं कहता हूँ कि इस तरह तो फिर बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से बाकी जो मामलात हैं वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें, बड़े बड़े मैच्योर सियासतदान हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मुल्क के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद ज़ाती तौर पर PTI की लीडरशिप को दावत दें कि आएँ हम सब, सिर्फ PTI नहीं बाकी भी जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, अचकजई साहब है, सब जमातों को, जमात इस्लामी को, सबको बुला के, जमात इस्लामी का तो सर पे धरना खड़ा हुआ है इसमें। देखिए ना, इसी मुल्क के शहरी हैं ना आसिम साहब, सबको बुलाना चाहिए और बैठ के फिर होगी वो संजीदा बात, ठीक है। उसमें सब सियासी जमातें तय करें कि जी हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसमें जब आप देखिए, मेरी बात सुने, कभी ना कभी मुज़ाकरात होने हैं और जितना जल्दी हो जाए वो इस मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क की इकानमी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये उसने कहा, मैंने कहा, तूने कहा, ये इस बहस से अब निकलना चाहिए। देखें आसिम साहब, मैं भट्टी साहब की उस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मैं इस नज़रिए से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीफ प्राइम मिनिस्टर बने। अगर मियाँ साहब चाहते तो हुकूमत ही न बनती, अगर मियाँ साहब मना कर देते तो किसी की मजाल नहीं थी कि शहबाज शरीफ साहब को कोई मैंने वोट ही ना देता, एक भी वोट ना देता अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब इनका। इसलिए
मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी सपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को हासिल है और वो उनकी मर्ज़ी से प्राइम मिनिस्टर बने, उनके फैसले के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बने। तो लेकिन जो असल फोर्स है PMLN के अंदर वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। पॉलिटिकल डायलॉग में मियां नवाज शरीफ साहब को पहल करनी चाहिए और इस मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहिए। और ये देखें, माजी में सब ने, मैंने अर्ज़ किया ना, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहा होगा, उसको हम करके एक अहद कर लें कि आज के बाद इखलाक से गिरी हुई बात किसी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई पार्टी लीडर नहीं करेगा। देखिए, सारे मोहतरम हैं सियासतदान, हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं, ये जमातों के सरबराह हैं, सबका एहतराम होना चाहिए। तो ये एक तरफ रख के एक इन्हें सियासी के मईशत के अलावा एक इन्हें अखलाकियात का मुआहदा भी करना चाहिए कि हम अब सियासत को हाँ, कि कैसे आगे बढ़ें। मैं अर्ज़ करूं आसिम साहब कि ये अब आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये फ़ैसला कर लें कि मैंने इस मुल्क को, देखें, हो सकता है बहुत तल्ख तजर्बात होते हैं, वो अब सारों के साथ हो चुके हैं, यानी कोई ये नहीं कह सकता कि उस, जैसे भट्टी साहब ने बताया कि इनके साथ जो कुछ 18 से 22 तक हुआ वो भी एक अपना दूसरों के साथ, बाद में क्या हुआ पीपल्स पार्टी वालों के साथ, पहले क्या सबके साथ हो चुका। अब उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखें, इस मुल्क का नौजवान, उसकी बेरोज़गारी ख़त्म करनी, डिग्रियां हाथ में लेकर फिरें बच्चे, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ये भट्टी साहब के लिए भी उतने ही अपना सोचने की बात है जितनी PTI के सोचने की तकलीफ दे चीज़ है। ठीक है, इसलिए देखें, आप मुल्क के सरमायाकारों को एतमाद दें, इन्वेस्टर्स को एतमाद दें, वो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। इसमें आपको देखें, सबको, अगर हम एक दूसरे लोग देखते रहेंगे कि ये तो लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, हम क्यों जाके वहाँ पे सरमायाकारी करें, किसका नुकसान हो रहा? पाकिस्तान का। तो सियासत को सियासत रखें, जिस तरह जमहूरी मुल्कों में होता है कि जब इलेक्शन आता है आप 6 महीने 8 महीने जो मर्जी आप बोलें, आप कर लें। देखें, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुकूमत को भी बड़े दिल। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर PTI किसी जगह जलसे की इजाज़त मांगती है तो क्या उस जलसे से क्या तूफ़ान आ जाएगा? ठीक है, वो तकरीरें जो असम्बली में होती हैं वो तकरीरें वो वहाँ कर देंगे, 2 नहीं 4 घंटे बाद सारा शो ख़त्म हो जाएगा। उसकी इजाज़त ना देकर आप उनको कुव्वत में इजाफे का बायस बनते हैं। मैं आपकी तरफ उससे ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है, उससे उस चीज़ का, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि बंदयाल साहब ने जो आरफ अलवी साहब का असम्बली तोड़ने का फैसला गैर आइनी करार दिया था, सूरी की रूलिंग गैर आइनी करार दी थी, वो बिल्कुल आइन के मुताबिक थी। वो कोई तुक नहीं बनता था कि जब अतमाद की तहरीक पेश हो गई थी तो उसको रेजोल्यूशन खत्म किया। इसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि आप इलेक्शन कराएं पंजाब और KPK में, तो इनकी अपनी हुकूमतें थी, करा देते वो भी 90 दिन में। तो हमें कितने अपने वजन के मुताबिक इन तमाम चीज़ों पे हालात में इस नहज तक पहुंचने में अपना हिस्सा डाला है। मशकी साहब, आप कैसे देखेंगे कि अगर इनको किसी प्लेटफॉर्म पे लाया जाए? APC की बात मैंने की, बल्कि बीच में हुकूमत ने अनाउंस भी किया, लेकिन फिर वो हवा में हो गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत जो नविश्ता दीवार नज़र आ रही है ना, वो ये कि सियासतदान हालात की नज़ाकत को समझें। अगर वो एक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो फिर मेरे अजीज़ हमवतनों के लिए जो जुमला है ना, वो कसूरवार खुद सियासतदान। उनको अजीज़ ही रहने दें, आपकी मेहरबानी। मैं वजह बताता हूँ। देखिए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, कभी टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात हो रही, कभी कोई बात हो रही। कहने का मकसद ये है कि सियासतदान खुदारा जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अगर 30 या 40 सीटें PTI को देने से, मैं एक जनरल बात करता हूँ, तमाम इतना बड़ा महाज मीडिया पे हर जगह पे अब सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है कि जी जज साहब के फैसला गलत है, अदालत का फैसला गलत है, कानून की, यानी अवाम को एक तरफ लगा दिया जाता है। खुदारा हुकूमत का काम है अवाम की फलाह बहबूद का सोचे, कानून साजी को कानून साजी के अंदाज में करे, और सबसे बढ़कर ये कि जो इकनॉमिकल स्टेबिलिटी है, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर नामुमकिन है, और सियासी इस्तेहकाम डायलॉग के बग़ैर आना नामुमकिन है। इसमें PTI की भी जिम्मेदारी है, PTI की लीडरशिप की जिम्मेदारी है, PMLN की और तमाम जमातों की। मैं समझता हूँ कि सदर जरदारी इस वक्त बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मिसाक जमहूरियत का एक पार्ट 2 होना चाहिए। भट्टी साहब, आप इससे एग्री करेंगे?
बिल्कुल जी, इससे सब एग्री करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कितनी दफ़ा हुकूमत की तरफ से, जब हम अपोजिशन में थे तो तब भी हम दावत देते थे, और जब हम हुकूमत में हैं तब भी हम दावत देते हैं। अब अगर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो उसका तो हमारा वो उस असेंबली में कहा ना कि उस तरफ जाके से बना लो। नहीं देखें ना, उस तरह से रिस्पांस आता है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर है? वो फिर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना आईनी और कानूनी है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में मिलकर बैठना गैर आईनी ये है। तो वो जो पार्लियामेंटेरियन के सलूक के हवाले से बात कर रहे थे, एक तरह कहते हैं बात करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ उनके बंदे उठाए जा रहे हैं जो उन्होंने इल्जाम वो लगाया। सर जी उनको मेरी बात सुनो, एनकाउंटर में वो मार जो दिया इम्तियाज जाता है। साहब, क्योंकि जज साहब बैठे नहीं, अगर मैं होते तो मैं यही जवाब देता। आपको पता है कि उन पे एंटी करप्शन का जब केस है तो इनके बंदे छुड़ा के ले गए हैं वो। ये सारा फुटेज है। मेरी बात समझ आ गई। और मेरी ये कहते हैं, ये एक मिनट, मैं ये समझता हूं कि ये कानून कहते के हैं ना, मुताबिक मेरी डील होना चाहिए। ये कहते ऐसा हैं कि नहीं हमारा होना क्या चाहिए कसूर है। कि मेरी बात इंतकामी कार्रवाई का तासुर ओए जाए। होए, नहीं सिर्फ ये बात है, देखें, मैं पार्लियामेंटेरियंस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। ये इनके बंदे वहाँ से एंटी करप्शन की पार्टी पे रेड करके वो बंदा ले गए हैं, और ये सारा ड्रामा हो रहा है। आप मेरी बात समझ, ताज साहब, अगर ये इतने अभी भी ताकतवर है तो फिर हुकूमत का है। साहब मेरी गुजारिश सुने, हकीकत है। मेरी गुजारिश सुने। ये तो सबने मैं फुटेज ये देखी कहता हूँ, अभी आपने जो छोटी सी बात कही ना कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग को क्यों कह रहे हैं, तो उसकी वजह भी हुकूमत की कमजोरी है। ये मैं आपको सच बताऊं, ताज साहब लास्ट कमेंट मैं हुकूमत खुद ये पैगाम देती है कि हमारे बस में कुछ नहीं, हमारे नहीं, हाथ नहीं, में ऐसी कुछ बात नहीं, नहीं है। इसलिए वो उस तरफ जाता है। साहब देखें, मैं पहले भी अर्ज किया था कि ये बाज़ इक़दामात ऐसे हैं जैसे पीटीआई को तकवीयत दानिस्ता या ना दानिस्ता दी जाती है। आप उनको अब support ये कर जो रहे हैं। देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सीटें अगर दे दी जाती पीटीआई को तो हुकूमत तो नहीं गिरती थी। इससे मुतासर कौन होता था? खुद जिनको आप फ़ायदा देना चाहते थे। ठीक हो है, गया, जो बहुत आप शुक्रिया। जुडिशल पैकेज लाना चाहते थे 3-3 साल का दे के, उसको रोकने के लिए, मेरी बात सुने ना, वो रुकता है। आपकी हुकूमत को तो कोई खतरा ही नहीं। चले, थैंक यू वेरी मच राना ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार भट्टी साहब, निसार जट साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमद अल मशरकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह ने के